सिन्हा जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाजपा के पदाधिकारीगण, नेतृगण और मीडिया से आए हुए सभी मित्रों, आप सबको मेरा अभिनंदन और नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय बजट पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं शुरुआत से ये कहना चाहूँगा कि ये बजट को एक ओवरऑल चित्र अगर हम देखें, यहाँ तक आने के लिए कई सालों से कई कठिनाई का मुकाबला करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहले हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और अभी कई सालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने भारत को इस स्थिति को ला चुके हैं, जबकि दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि बदल चुकी है। हुआ करता था कि हर कोई समस्या में हम अन्य देशों की मदद मांगते थे। पिछले 9 सालों में और ख़ास करके पिछले 3 सालों में हमने ये देखना मिला, कोरोना समय से लेकर, कि ना केवल हम बड़े से बड़े समस्या खुद मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अन्य देशों को मदद करने में भी हम इतने सफल हुए हैं कि दुनिया भर भारत की प्रशंसा हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। इतिहास के सबसे बड़ा टीकाकरण योजना और सबसे तेजी टीकाकरण योजना भारत ने करके दिखाया और बहुत सारे देशों को मदद भी किया, न केवल टीकाओं से, दवाई से, विभिन्न प्रकार की मदद। और कोरोना महामारी के बाद जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, उसका आप देख रहे हैं, दुनिया भर, विकसित देश हो या डेवलपिंग नेशन हो, वो घुटने पे आ गए। और अगर कोई देश ये अर्थनीतिक चुनौतियों को सबसे अच्छा मुकाबला किया तो वो भारत ही है। और इसका प्रमाण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF बार बार ये उदाहरण देते हैं कि भारत ही एकमात्र देश है जिसकी अर्थव्यवस्था एक उदाहरण रहा है, एक शाइनिंग एग्जाम्पल रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए। और हमारे पड़ोसी देशों की हाल तो इस बीच में आप देखे हैं, और कई ऐसे देशों को भारत ने ही आर्थिक मदद करके उनको बचाया है। इस स्थिति में जो बजट इस साल पेश किया गया है, ये मैं मानता हूं एक ऐतिहासिक बजट है। और ये इतिहास संभव करने के लिए जो कठिनाई के बारे में थोड़ा उल्लेख किया, ये कहूँगा जैसे कि जीएसटी 20 साल से अपेक्षित था। मोदी सरकार आने के बाद ही जीएसटी लागू हुआ। कई लोग इसका विरोध किए और कई लोग अभी देख रहे हैं कि जो प्रदेशों ने भी जीएसटी के थोड़ा उनका इतराज़ था, वो अभी खुश हैं क्योंकि उनका अपना रेवेन्यू बढ़ा है और लगभग हर महीना 1.5 लाख करोड़ उससे लाभ आता है देश को। और वो होते हुए भी जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ कम हुआ है। तो इसके वजह से इस साल जो बजट पेश किया गया है वो एक बहुत बड़ा विन विन बजट है। मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन पर बोझ कम किया गया है, लेकिन साथ साथ देश के विकास के लिए, सभी प्रदेशों के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एलोकेशन बहुत ही बढ़ा गया है। मैं अगर उदाहरण दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का,
और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से ही जॉब्स क्रिएट होते हैं, नियुक्ति दे सकते हैं। इस बार ऐतिहासिक 10 लाख करोड़ का एलोकेशन जो हुआ है, उसका मतलब पिछले साल से 33% इसको बढ़ाया गया है। और ना केवल इतना, ये ध्यान रखें कि 3 साल पहले कोरोना के असर होते हुए भी उस समय का ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन रहा 3.5 लाख। तो 3 साल पहले 3.5 लाख, 2 साल पहले 5.5 लाख करोड़ का एलोकेशन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये जो इस साल जो चल रही है, इसके लिए 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ, और अभी इस बजट में 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ को बढ़ाया गया। और ऐसा नहीं है, थोड़ा बाद में, और ऐसा नहीं है कि ये जो बजट एलोकेशन किए जा रहे हैं ये इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, लगभग पूरे एलोकेशन अमाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कई सालों से और इस साल भी बड़े देशों में, सभी बड़े देशों के अर्थव्यवस्था के मुताबिक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही संभव करता है इस तरह के एलोकेशन। और ये जो बजट एलोकेशन हो रहे हैं, ये देश के समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के हित में है। जैसे बिहार में बहुत सारे हमारे कृषि भाइयों हैं, और अगर आप देखें इस साल, तो कृषियों के लिए केवल क्रेडिट गारंटी स्कीम अभी 20 लाख करोड़ को बढ़ाया गया है। और प्रधानमंत्री जो कृषि स्कीम है, हर साल 3 बार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, बिहार में ऐसे लगभग 80 लाख की आबादी है कृषियों के, जो इससे उनको फायदा पहुंचता है। के लिए जो किया गया है, विभिन्न प्रदेशों की विकास के लिए, आप जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन की राय के अनुसार पिछले कई सालों से प्रदेश का हिस्सा टैक्स नेट से ज़्यादा होते गया। उसके बावजूद केंद्र के हिस्सा से जो एलोकेट हो रहा है केवल प्रदेशों के विकास के लिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो इंटरेस्ट फ्री 50 साल का लोन दिया जा रहा है। वो लगभग ग्रांट की समान ही हो गया है, और उसको पिछले साल 1 लाख करोड़ दिया गया था। बिहार का एलोकेशन शायद 8,000 करोड़ था। इस साल वो 1,30,000 करोड़ से 30,000 करोड़ को बढ़ाया गया है, और बिहार का एलोकेशन बढ़ा है 13,000 करोड़ को। और इसको लागू करना चाहिए बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास और प्रगति के लिए। ऐसे इस बजट में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, मैं सबको तो उल्लेख नहीं कर पाऊंगा समय के वजह से, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, बिहार जैसा प्रदेश का अर्थनैतिक व्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर की आमदनी पर जो टैक्स हुआ करता था 30% को, उसको 50% कम किया गया है 15% को। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको। मैं कहा कि विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलित और पिछड़ा समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, जो निषाद समाज है उसके लिए भी बड़ी जो एलोकेशन रखा गया है 6,000 करोड़, वो बिहार को बहुत ही फायदा देगा। मैं समाप्त करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये
अमृत काल का पहला बजट। आज़ादी का 75 साल कंप्लीट हुए हैं और ये बजट ना केवल इस साल की प्रगति के लिए है, ये एक ग्राउंड वर्क ले करता है आने वाले 25 साल के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं जिक्र कर रहा हूं, इस साल बजट में रखा गया है 50 ऐसे स्थान को प्रमोट किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा जो पर्यटन के लिए। तो इसका भी फायदा बिहार को उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें 50 एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो और पर्यटन स्थल के विकास के लिए बहुत सारे फंडिंग और स्कीम्स हैं। बिहार को इसका फायदा उठाना चाहिए। दुख की बात यह है कि इतने सारे जो केंद्र सरकार ने एलोकेट करती है, वो बिहार में पूरी मात्रा से उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। आप अगर ये ध्यान रखें कि बिहार का ओवरऑल जो बजट है प्रदेश की, वो लगभग 2,37,000 करोड़ की है, जिसमें से केवल बिहार का अपना कंट्रीब्यूशन लगभग 41,000 करोड़ का है। बाकी सब केंद्र से या तो ग्रांट या किसी किस्म का बजटरी सपोर्ट से एलोकेट होता है। और दुख की बात यह है कि कई सारे बड़े केंद्रीय योजनाएं जो बिहार को आगे लेने वाले हैं, वो किसी ना किसी कारण यहाँ लागू नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जो एक सबसे बड़ा योजना जो है नल जल योजना, जो हर घर जल पहुंचा रहे हैं, जो काम दशकों से रुका हुआ था, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कोने कोने में सभी घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, अभी पानी पहुंचा रहे हैं, पहले उज्ज्वला स्कीम से गैस पहुंचा चुके हैं। तो हर घर नल से जल के कार्यक्रम में मेरी जानकारी में है कि कुछ 12,000 करोड़ का जो एलोकेशन विभिन्न पिछले 2-3 साल से एलोकेट हुआ है, वो बिहार में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। ये भी दुख की बात है कि कई सारे केंद्रीय बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि एम्स दरभंगा में है ना, दरभंगा के लिए ज़मीन नहीं मिल रहा है। जैसे कि एयरपोर्ट पूर्णिया में, उसके लिए बिहार सरकार ने ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि 600 एकड़ का आईटी पार्क, 600 करोड़ का, माफ़ कीजिए, 600 करोड़ का आईटी पार्क, उसके लिए भी ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। ये दुख की बात है, क्योंकि यह सब योजनाएं और प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, आधुनिक है, जो बिहार को विकसित करने वाले हैं। और अगर उसको बिहार की सरकार लागू नहीं कर रहे हैं किसी कारण, तो ये दुख की बात है, क्योंकि अन्य प्रदेशों ने ये सब ऐसे सब विभिन्न योजनाएं का फ़ायदा उठा रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। उन इलाके में भी जहां दशकों से विकास नहीं हो रहा था, अब नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण देखिए, पूर्वोत्तर का, दशकों से वो पीछे पड़ा था। ऐसे कई और इलाके हैं जो ये सब योजनाएं को लागू कर रहे हैं और करोड़ों देशवासी उन प्रदेशों में, उन इलाके में इसका फायदा ले रहे हैं। इतने सारे जो मदद किया जा रहा है केंद्र सरकार से इस बजट के द्वारा, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय वित्त मंत्री जी के प्रयास से इसको ज़रूर लागू किया जाए, ताकि बिहार भी और भी तेज़ी गति से आगे बढ़ सके और बिहार की आबादी इसके फ़ायदा ले सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। I will say that while demanding for a special package, and the special package has many constitutional issues that have to be dealt with, the Modi government has made available enormous funds, equal to the funds that could have come to Bihar through any kind of special package. But as I have just pointed out, it's very unfortunate
that tens of thousands of crores are not getting utilized by the state government, either through its own inefficiency or through its political approach that these are central government projects which should not get prioritized. It's very unfortunate because equivalent amount or more amount has been made available through various schemes which I have pointed out. And I can go on. I will request my party colleagues to share with you in detail, point by point, all the allocations made for Bihar, and you can compare and see that Bihar is not utilizing funds which are equal to or more than any special package can give. देखिए, जब विकास दशकों से नहीं होता है और जब कई सालों से केंद्र के एलोकेशन यूटिलाइज नहीं किया जाता है तो बेस बहुत कम रहता है। तो बहुत लो बेस से नेशनल एवरेज से थोड़ा ऊपर ग्रोथ रेट दिखाने में बहुत आसान होता है, लेकिन आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना चाहिए। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखें, आप नेशनल एवरेज से कंपेयर किए तो मैं नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करता हूं। अभी पिछले 9 सालों में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने, उस समय पूरे पृथ्वी में जितने सारे देश हैं, भारत उसमें 10वीं नंबर पे था और अभी अभी 5वीं नंबर पे भारत पहुंच गया है। और किसको डिस्प्लेस करके? इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस करके 5वीं स्तर पे पहुंच गया है। कोरोना की वजह से थोड़ा असर पड़ा, थोड़ा डिले हुआ, नहीं तो अभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने वाले हैं। और कई सेक्टर में हम इंटरनेशनली 5 से आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर में हम अभी जापान को पीछे डालकर, पीछे छोड़कर 3 नंबर पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे बिहार में इंडस्ट्री आना चाहिए जो अन्य प्रदेशों में आ रहे हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बहुत हाई ग्रोथ रेट इंडस्ट्री है, लेकिन बिहार में जैसे हमने देख रहे हैं, ज़मीन ना देने की वजह से और विभिन्न यहाँ प्रदेश सरकार के रुकावट की वजह से ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ नहीं आ पा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना चाहिए कि बिहार का इकोनॉमिक पूरा कितना है, जो 2,37,000 करोड़ है। बिहार की आबादी के हिसाब से ये कम है। ये अन्य कई प्रदेश इससे आगे बढ़ चुके हैं और बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पर बैकट्रैक किया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज बजट पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं कोई और विषय पर नहीं बोलूँगा। मैं, हमारे यहाँ प्रवक्ता भी हैं, सीनियर नेता भी हैं, मैं उनको कहूँगा कि इस प्रेस के बाद वो उस पर रखें। ज़रूर एक बात तो आप देख भी सकते हैं कि कई एंगल से भारत को टारगेट किया जा रहा है, कभी आर्थिक स्तर से, कभी किसी और स्तर से। इस पर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 2 वर्ष में बिहार में लगभग 15,79,000 घर बने हैं। ये बहुत ही अच्छा बड़ा नंबर है और ये आगे भी और बढ़ने वाले हैं। जो मनरेगा के बारे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, ये एक कन्फ्यूजन उनके मन में है। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन योजना है। उसका मतलब जितना डिमांड होगा उतना अवेलेबल किया जाएगा। अन्य योजनाएं अलग हैं, वो एलोकेशन पर डिपेंड करता है। और जैसे कि आपने देखे हैं, जैसे कि कोरोना के समय जो एलोकेशन था उससे ज़्यादा डिमांड हो गया क्योंकि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, तो फिर ज़्यादा एलोकेशन किया गया मनरेगा के लिए। मनरेगा के लिए कोई कमी नहीं होगा। और ये भी याद रखना चाहिए कि देखो, इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक ह्यूज इंक्रीज किया गया है एलोकेशन में। पूरे देश में लाखों 69,000 करोड़ जो एलोकेट किया गया है, वो पहले 50,000 करोड़ से कम था। ये बहुत ह्यूज इंक्रीज किया गया है। तो मैं ये इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि इसको कौन बनाएंगे? जो व्यक्ति मनरेगा के लिए इच्छुक होते हैं, नॉर्मली उसी किस्म के व्यक्ति ऐसे काम में भी लगते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर में, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होते हैं। तो ऐसे कई और भी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन किया गया है इस साल, जिसकी वजह से मनरेगा के अलावा उसी किस्म के काम और उसी किस्म की नियुक्ति, उसी किस्म की आमदनी
बहुत सारे करोड़ों भारतीयों को मिलेगा।